शासन चलाना। ये हिस्ट्री का क्लास 8 का है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैप्टर 3 है क्लास 8 का, यहाँ मैंने लिख दिया है, ये हिस्ट्री का है। अस्थाई बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। इसमें मेरा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अस्थाई बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी। जमींदार को किसान से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा करने का काम दिया गया है। जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा करने का काम दिया गया। जमीनों की राजस्व राशि अस्थायी रूप से निश्चित कर दी गई कि इतना पैसा ही आपको देना पड़ेगा। किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए, जिससे किसान जमींदार पर की दया पर निर्भर हो गए। किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए, जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। अस्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषता 10 वर्षों की अवधि के लिए भू राजस्व का निर्धारण था। भू राजस्व भूमि की गुणवत्ता और उस पर उगाई जाने वाली फसलों के आधार पर तय की गया था। एक बार राजस्व तय हो जाने के बाद यह अगले 10 वर्ष तक अपरिवर्तित रहा। ठीक है। महलवारी व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्ता के मुकाबले कैसे अलग थी? भारत में कहीं पर महलवारी थी, दक्षिण भारत में खास करके। उत्तर भारत में आपको अस्थाई बंदोबस्त ज्यादातर था। तो महलवारी प्रणाली राजस्व के आधार अस्थाई बंदोबस्त से भिन्न थी। महलवारी प्रणाली में पूरे गांव से राजस्व एकत्रित किया जाता है और इस राजस्व को महाल कहा जाता था। ठीक है। जबकि अस्थाई बंदोबस्त में एक निश्चित राजस्व होता था, जो किसानों के स्वामित्व वाली भूमि को आधार पर पूर्व निर्धारित था। अस्थाई बंदोबस्त ऊपर पढ़े हैं। एक निश्चित राजस्व तय कर दिया जाता था 10 साल के लिए, और किसानों के स्वामित्व वाली भूमि पर पूर्व निर्धारित होता था, जो जमींदार के अंतर आता था। एक तरफ जहां अस्थाई व्यवस्था बंदोबस्त में व्यक्ति विशेष की जमीन मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता था। जिसका जमीन है ज्यादा उपजाऊ है ज्यादा लगान देगा, कम उपजाऊ है कम लगान देगा। वहीं दूसरी तरफ महालवारी व्यवस्था में राजस्व का भुगतान पूरे गांव, जिसमें महाल कहा जाता है, के द्वारा किया जाता था। महालवारी व्यवस्था के तहत ग्रामीण समूह सामूहिक रूप से भूमि का मालिक होते थे और उन्हें उपयोग और लाभ को साझा करते थे। दूसरी ओर अस्थाई बंदोबस्त भूमि स्वामित्व को एक अधिक व्यक्तिवादी रूप से, जिसमें भूस्वामियों को संपत्ति दी जाती थी जिसका वे अपने इच्छानुसार उपयोग और लाभ उठा सकते थे। महलबारी थोड़ी अच्छी थी जमींदारी के रिलेटिव। राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा अगर समझ में आएगा तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे वीडियो मैं थोड़ा मोटिवेटिव टाइप का बना सकूं। राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताइए। राजस्व अधिकारियों ने भू राजस्व की दर काफी ऊंची रखी थी। राजस्व अधिकारियों ने मुनरो व्यवस्था में भू राजस्व की दर काफी ऊंची रखी थी। रैयत इतना अधिक भू राजस्व देने की स्थिति में नहीं थे। रैयत ग्रामीण इलाकों से भाग गए और गांव के कई क्षेत्र निर्जन हो गए। लोगों की स्थिति खराब हो गई। रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हिस्ट्री का चैप्टर 3 है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा आइडियल वेब को। किसान नील की खेती करने से कतराते थे क्योंकि उन्हें नील की बहुत कम कीमत मिलती थी। बागान मालिक इस बात पर जोर देते थे कि नील की खेती सबसे अच्छी मिट्टी पर की जाए, जिससे किसान चावल खेती करना पसंद करते थे। अब चावल के खेत में नील की खेती करेगा, खाएगा क्या? रैयत नील की खेती करने के निम्न कारणों से कतरा रहे थे। रैयतों को बागान मालिक द्वारा समझौता करने के लिए बाध्य करना, जिससे उन्हें कम ब्याज दरों पर नगद कर्ज मिल जाता था, लेकिन उन्हें बागान मालिकों द्वारा कम कीमतों पर नील बेचने पर मजबूर कर दिया जाता था, जिससे रैयत अपना नील नहीं चुका पाते और अगली फसल के लिए दोबारा अग्रिम ऋण ले लेते थे।
तो इस तरह से उन्हें परेशानी बढ़ने लगती थी, जिसके कारण नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया? बंगाल में नील उत्पादन धाराशायी होने के कारण मार्च 1859 में, आप एक पेन पेंसिल रखिएगा और तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। रैयतों ने निर्णय लिया कि वे नील की खेती के लिए कर्ज न लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। कंपनी ने दोबारा किसान को शांत और नियंत्रण करने की कोशिश किया। किसानों ने उसका विद्रोह का समर्थन माना। नील उत्पादन व्यवस्था को जांच करने के लिए नील आयोग ने भी बागान मालिकों को जोर जबरदस्ती दोषी माना और नील आयोग ने सलाह दी किसानों को वर्तमान अधिबंधों को पूरा करें तथा आगे से चाहे तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। इस प्रकार बंगाल के नील का उत्पादन क्या हो गया? धाराशायी हो गया। ये मैंने चैप्टर में थोड़ा सा बनाया था, बड़ा ये चैप्टर नहीं है। आप इसे रोक के अच्छे से देखिएगा और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ टाइम टाइम पर। थैंक यू। तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। थैंक यू।